बोलेगा कि ये जितनी लाइन है ये लाइन कितनी बनेगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो 4 है ना, 4 जो ऊपर वाले 4 से आप लोग क्या करो, 2 को माइनस करो। 2 को माइनस करोगे तो आंसर 2 आएगा। अब 2 से नीचे की तरफ जाओ 0 तक, तो 2 + 1, 0 की तो जरूरत नहीं, तो आप लोग के पास जो स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी वो 3 बन जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर से आज का हमारा लेक्चर है दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सारे बोहर के अभी तक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले रेडियाई को कैलकुलेट किया, उसके बाद एनर्जी को कैलकुलेट किया, और एनर्जी क्वांटाइज थी, यानी वहां से स्पेसिफिक वैल्यू जो हमारे पास आई थी उधर से पता चल रहा था कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है। अब जब हम बोर मॉडल को स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा बोर के दो एप्लीकेशन है। एक तो वहां से जो एनर्जी लॉस करता है, रदरफोर्ड के जो दो डिफेक्ट्स है, आते हैं न्यूक्लियस के अंदर गिरते हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस हमारे पास कोलेप्स कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो वहां जो ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर उसकी कोई क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी होती है, तब तक वो एनर्जी लॉस या गेन नहीं करते जब तक उससे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ना मिले। अब दूसरी बात ये थी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन के केस में स्पेक्ट्रम बनेगा, रदरफोर्ड कह रहे हैं कि आप लोग के पास अगर एनर्जी रिलीज हो रही है कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज होगी तो आप लोग के पास जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट शुड बी कंटिन्यूस। बट एक्चुअली जो बोहर कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम, ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये लाइंस है। आज हम ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है इसके अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ, और इसके साथ लेते हुए फिर बोहर के डिफेक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमारे पास जो बोहर का मॉडल है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। अब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से जाने से पहले आपको ये जो स्पेक्ट्रम का वर्ड है इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम है क्या चीज। असल में स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ रेडिएशन है, बैंड ऑफ रेडिएशन है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी बैंड है। बैंड का मतलब ये है कि आप लोगों ने रेडिएशन को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। जब आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखोगे उसके अंदर रेडिएशन है, और उस रेडिएशन को हमने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या एनर्जी। अब दो तीन चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ये बैंड ऑफ रेडिएशन से स्पेक्ट्रम को मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एक दो बातें आपको और भी पता होनी चाहिए। देखो, हमारे पास जो प्लांक्स के मुताबिक एनर्जी है इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पर ये जो न्यू है ये आप लोग के पास क्या है, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं वो आप लोग के पास क्या होते हैं, वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट लाइट के केस में हमारे पास जो लाइट कांस्टेंट दैट इज सी बाय लेमडा। अब देखो सी यहाँ पर क्या है, सी आप लोग के पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सर वेलोसिटी को हम वी से क्यों नहीं लिखते, ये फिजिक्स वाले असल में यहाँ पर सी से लिख लेते। सी का मतलब होता है सिलेरिटास, और सिलेरिटास असल में एक लैंग्वेज के अंदर, या जो लैंग्वेज है जर्मन है या कौन सी लैंग्वेज है उसके अंदर, या ग्रीक है उसके अंदर स्पीड को बोलते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी को तभी हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट के केस में, ठीक। ये तो वैसे आप लोग को जनरल सी बात बता दी। अब एक और बात का भी आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास वेव नंबर होता है, क्या चीज है, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर एरिया, पर यूनिट एरिया। वेव नंबर और वेवलेंथ जो होते हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर यहां से हम क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो आप लोग के पास ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, एच और साथ में आप लोग के पास सी लेमडा, ये एनर्जी की इक्वेशन है। और सिमिलरली इसको अगर आप लोग मजीद आके लेके जाओ तो ये ऐसा भी हो सकता है, एच सी और न्यू बार। इसका मतलब ये होता है किसी चीज की एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो उसका जो वेलोसिटी होगी या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आप लोग के पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उसके साथ जो वेवलेंथ है वो उसका क्या होगा, वो उसका डिक्रीज होगा, यानी कम होगा। यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और वेवलेंथ जो है ना ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग को आगे स्पेक्ट्रम मजीद से समझ आ जाए। अब स्पेक्ट्रम के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो मैंने बता दिया। अब देखो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग को बनाता हूं तो उसके अंदर जो बैंड ऑफ रेडिएशन होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस 8 होती है।
यहां से मैं शुरू करता हूं। यहां पर आप लोग के पास होता है रेडियो वेव, और रेडियो वेव के साथ साथ यहां पर होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव माइक्रोवेव के साथ यहां पर आप लोग के पास होते हैं आईआर। आईआर के इस साइड पे अगर आप लोग आते हो, इधर होते हैं विजिबल। विजिबल से आगे जाओगे तो विजिबल से जो आगे होगा वो होगा यूवी, अल्ट्रावायलेट जिसको आप लोग बोलते हैं। यूवी से आगे जाओगे तो यूवी से आगे होगा एक्स रेस, और एक्स रेस के आखिर में हमारे पास जो एंड में होते हैं वो होते हैं गामा रेस। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। अब एक स्पेक्ट्रम में देखोगे तो आप लोगों ने रेडिएशन को अरेंज किए, इधर से इस साइड पर आओगे, रेडियो से आओगे तो आगे ये एक्स रेज की तरफ। तो एक्स रेज की तरफ आने से आप लोग के पास जो है ना फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी और साथ में एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, वो इस साइड पर इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। मीन टू से मैं ऐसा कह सकता हूं आप लोग को कि रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है और उसकी एनर्जी भी सबसे कम है, लेकिन उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। और अगर आप लोग गामा रेस को देखोगे तो गामा रेस की जो एनर्जी होगी और फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। ये एक स्पेक्ट्रम बन गया जिसमें आप लोगों ने रेडिएशन को अरेंज किए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेवलेंथ। अब अगर आप लोग यहाँ इस बैंड ऑफ रेडिएशन को देखोगे तो इसके अंदर रेडियो, माइक्रो, आईआर, यूवी, गेमा और एक्स गामा रेज, ये जो होती है ये हमारे जो आंख होती है यानी नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते। इसको हम किससे देखेंगे, इससे हम किसी डिवाइस से देखेंगे, और द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच ये जो हम जो स्पेक्ट्रम है इसको मेजर करते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या चीज है, स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसके अंदर ये एक रीजन है जिसके अंदर ये जो ह्यूमन आई है ये देख सकती है, जिसको हम बोलते हैं यूवी रीजन। क्या चीज है, सॉरी यूवी रीजन नहीं, इसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। क्या चीज है, विजिबल। और विजिबल रीजन के अंदर क्या होता है, देख मतलब ये है कि आप लोग के पास जो स्पेक्ट्रम होता है ये विजिबल भी हो सकते हैं और ये इनविजिबल भी हो सकते हैं। ये बाकी सारे इनविजिबल है, और ये विजिबल जो है ना ये सिर्फ क्या है, ये आप लोग के पास है जो बैंड ऑफ रेडिएशन है इसके अंदर ये जो रेंज है ये है 400 नैनोमीटर से या 380 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। ये एक ऐसा बैंड है जिसके अंदर हमारे पास जो रेडिएशन होती है वो आम आंख से नजर आती है। जिस सर ये लाइट मेरे पास आ रही है ये विजिबल रेंज के अंदर है, इसको अगर मैं प्रिज्म से पास करूंगा तो प्रिज्म से पास करने के बाद ये भी इसका भी एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। अब इसके स्पेक्ट्रम के अंदर 7 डिफरेंट कलर होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेवगाइड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये एक बैंड ऑफ रेडिएशन। इसको अगर आप लोग देखोगे ये जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम है, और रेड जो है ना इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी 800 नैनोमीटर है उसका 400 नैनोमीटर होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और एनर्जी भी सबसे कम होगी, जबकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। अब इसको मोस्ट ऑफ द केस आप लोग देखते हो जो आप लोग के पास कोई टावर वगैरह होता है या एम्बुलेंस वगैरह होता है उसके ऊपर रेड कलर, रेड जो है ना रेड लाइट नजर लगी होती है। वो रेड लाइट का मतलब ये होता है कि आप लोग को दूर से नजर आए, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा विजिबल के अंदर वो आप लोग को दूर से नजर आएगा, जबकि ये जो वायलेट है इसका कलर बहुत धीमा है। अब इसको अगर आप लोग देखोगे ये रेडिएशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या होती है, मर्ज होती है एक दूसरे के अंदर, और ये विजिबल जो है ना स्पेक्ट्रम के अंदर आप लोग के पास आता है। या आप लोग के पास जनरल सी बात होगी स्पेक्ट्रम के बारे में। अब स्पेक्ट्रम मजीद आप लोग के पास दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। क्या चीज है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। और दूसरे को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यू स्पेक्ट्रम वो होंगे जिसमें दो रेडिएशन के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी, यानी एक कलर जो होगा वो दूसरे के अंदर बिल्कुल जाके मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने का मतलब क्या है सर, जिस तरह अगर आप लोग रेनबो को देखते हो, ये जो रेनबो बनता है जब बारिश हो जाती है और बारिश के बाद जैसे धूप निकलता है तो वहां पर एयर ड्रॉपलेट होती है और जो साथ में मॉइस्चर होता है उसके ऊपर जब लाइट लगती है तो वही जो लाइट है ना, जिस तरह आम लाइट है, सनलाइट है, वो भी आप लोग के पास क्या होती है, बैंड ऑफ रेडिएशन के अंदर मर्ज हो जाती है। उसके अंदर ये 7 डिफरेंट कलर होते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग को नजर नहीं आएगा, आप लोग रेड को ऑरेंज से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकोगे, यानी एक रेडिएशन दूसरे रेडिएशन के अंदर बिल्कुल जाकर मर्ज होती है, कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। जब कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर दो बैंड ऑफ रेडिएशन के बीच में क्लियर कट बाउंड्री होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम।
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल क्या है, रेनबो वगैरह, ये आम ऑर्डिनरी लाइट है। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम के जो एग्जांपल होगी वो आप लोग के पास कोई भी एटम जो गैसीय स्टेट के अंदर हो या एलिमेंट जो गैसीय स्टेट के अंदर हो। अब जो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एक को मैं बोलूंगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरे को मैं बोलूंगा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम ये बनते कैसे हैं, देखना, इसका मैं आप लोगों को बनने के तरीके भी बता दूं। ये फॉर एग्जांपल कोई एटम है, इस एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल के अंदर है, इसको आप लोगों ने बाहर से कोई एनर्जी दे दी, एनर्जी देने के बाद ऊपर चला गया, ऊपर जब जाएगा तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एब्जॉर्ब करके इधर आएगा तो इससे कोई ना कोई रेडिएशन जो है ना ये किसी रेंज के अंदर आप लोग के पास क्या करेगा, मैं इसको देख लेता हूँ ये चल भी रहा है यानी, हाँ बिल्कुल चल भी रहे, नजर भी आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ किसी भी बैंड ऑफ रेडिएशन से इसको पास करूंगा तो पास करने के बाद आप लोग के पास क्या होगा, ये ऊपर आएगा और यहां से आप लोग के पास एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो असल में एनर्जी की एब्जॉर्प्शन से बना है। अब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, आप लोग के पास जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, वो ब्राइट होगा और जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, वो डार्क होगी। मतलब ये है, ये बैकग्राउंड है, ये ब्राइट है और इसके ऊपर यहां से ये मैं एक स्पेक्ट्रम बना रहा हूं और दो रेडिएशन के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होगी और पीछे बैकग्राउंड ब्राइट है यानी कोई कलरफुल बैकग्राउंड है और इसके ऊपर जो लाइन बनी है वो क्या होगी, डार्क होगी। जिसमें बैकग्राउंड ब्राइट होगा या लाइट होगा और जो लाइन होगी वो डार्क होगी, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो एटम के केस में होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब के ऊपर गए हैं, यहां पर तो ये किसी टाइम के लिए नहीं रहेगा, दोबारा ये आएगा अपना जो ओरिजिनल स्टेट है उसके अंदर जब ये आएगा तो ये यहां से क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। अब जब रेडिएशन को इमिट करेगा तो इससे स्पेक्ट्रम बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो आप लोग के पास जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड आप लोग के पास डार्क होगा, इस तरह डार्क, ही मैं एक डार्क बैकग्राउंड बना रहा हूं, ये बैकग्राउंड डार्क है और ऊपर जो लाइन बनेगी, लाइन क्या होगी, लाइन आप लोग के पास डार्क, लाइन आप लोग के पास क्या होगी, ब्राइट होगी। बैकग्राउंड डार्क और लाइन जो है ना वो ब्राइट, इस तरह। ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम से बने, इलेक्ट्रॉन ऊपर गए और ऊपर से जब नीचे आए यहां से एक स्पेक्ट्रम बने जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक इमिशन, और जो एब्जॉर्प्शन से बनेगा उसे हम बोलेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब आप लोगों के पास मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ये मुख्तलिफ लाइन्स बनती है, इस लाइन को आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके लिए मैं यहाँ ये बोर के मॉडल का जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है इसको समझा के फिर वहां से बताने वाला। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है और के शेल के अंदर है तो एमसीक्यूज आ जाए, के शेल के अंदर जब होगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम बन सकते हैं, नहीं। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम जो है अगर इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर है तो उसके लिए एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं बन सकते, क्योंकि के से वो मजीद नीचे नहीं आ सकते। एल से आ सकते, एम से आ सकते, लेकिन के से नहीं आ सकते। और इसी तरह अगर लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन सकते हैं, तो उसके केस में एब्जॉर्प्शन नहीं बन सकते, और पहले के अंदर है तो वहां से इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं बन सकते। ये तो जनरल सी बातें थी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक इमिशन वगैरह, इन चीजों से कोई चीज रही तो नहीं ना, नहीं रही। फिर कंटिन्यूस और आप लोग के पास जो है ना ये लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर जो डिफरेंशिएट के लिए क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको आने चाहिए कि एक के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, दूसरे के अंदर क्लियर कट बाउंड्री होती है। एक जो है ना वो एटम गैस स्टेट में, दूसरा किसी आम ऑर्डिनरी लाइट के भी हो सकते हैं, और एक की जो है ना दो टाइप्स है, दूसरे के कोई टाइप्स नहीं है। ये तो मुख्तलिफ इसके अंदर जो है ना ये जो आप लोग के पास क्या है डिफरेंशिएट है। असल में हमारा जो काम है ना वो यहाँ से ही मैंने जितना भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आप लोग के लिए लिखा हुआ है या बनाए हुए हैं इसको डिटेल से समझाने वाला हूं। देखना मैं इस साइड को थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाना है तो अच्छी तरीके से आपको समझना है, यहां से जो डिफरेंट बैंड ऑफ रेडिएशन है वो निकल रही है उनको समझना है। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझाने वालों में वीडियो को फिर से देख लेता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो बंद हो जाए और मैं लगा रहूं तो वैसे थक जाता हूं। 2-3 बार तो मेरे साथ ये काम हो गए कि वीडियो बंद और मैं चलता रहा हूं। देखो ये हाइड्रोजन है और मैंने इसका एटम बनाया हुआ है। अब हाइड्रोजन के एटम के अंदर शेल होते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सातवां अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। साथ में यहां पर एनर्जी का गैप है। पहले भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान जो रेडियस है ये कम है एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। यहां से आप लोग को पता चल भी गया क्योंकि वो स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये इस तरह होता है असल में, सही है कि यहां पर गैप ज्यादा, यहां पर गैप कम। लेकिन एनर्जी को अगर आप लोग देखोगे तो एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, एनर्जी का गैप कम हो रहा है। रेडियस का बढ़ रहा है और एनर्जी का कम हो रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। अब देखो हाइड्रोजन के केस में जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, और इसको हर एक जो साइंटिस्ट है उसने अपने तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अब हाइड्रोजन का यहां पर मैंने जो एटम है उसको बनाया हुआ है, यहां पर मैंने डिफरेंट एनर्जी लिखी है और यहां पर मैंने इसका स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का पहले शेल के अंदर है, वो तो कहीं भी नहीं जा सकते, यहां से नीचे नहीं आ सकते। मैं असल में इसका जो है ना इमिशन स्पेक्ट्रम आप लोग को समझा रहा हूं। अब इसका जो स्पेक्ट्रम है या इसको डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिल गई और एनर्जी मिलने के बाद ये किसी हायर स्टेट के अंदर चला गया। अब दूसरे के अंदर चला गया, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर या कहीं भी चला गया, लेकिन वहां से असल में क्या कर रहे, दोबारा आ रहे। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से दोबारा जब पहले शेल के अंदर आ रहे हैं, किसी भी हायर शेल से पहले से आ रहे हैं, दूसरे से आ रहे हैं, तीसरे से आ रहे हैं, चौथे से आ रहे हैं, सातवें से आ रहे हैं, और अगर इसके बाद वाले से आएगा यहां तक जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो आप लोग के पास 9 स्पेक्ट्रम है। लेकिन इसके बाद जब आएगा तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। और सातवें से आगे अगर आठवां शेल है, 9 है या कोई शेल है तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी शेल। और इन्फिनिटी से जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर आएगा तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग सीरीज। यहां से क्या बनेगी, यहां से स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। ये एक लाइन बनेगी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन। अब इसको हर एक साइंटिस्ट जो है ना वो अपने तरीके से पढ़ रहा है, और ये जो रेडिएशन आ रही है इसको वो एनर्जी, वेवलेंथ या वेव नंबर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट है, जो बंदा है जो उसका नाम है रेडबर्ग। रेडबर्ग ने ये इक्वेशन डिराइव की है जिसमें वेव नंबर या वेवलेंथ या आप लोग एनर्जी भी ले सकते हो, वेव नंबर और वेवलेंथ तो एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इट विल बी इक्वल टू, ये दोनों एक ही चीज है, सही है, इक्वल टू आर, और दूसरी बात जो आर के बाद 1 डिवाइडेड बाई n1। इलेक्ट्रॉन जो इनिशियल शेल है, जिस शेल के अंदर आ रहा है, ये लोअर शेल है। कौन से शेल से, किसी भी हायर शेल से। इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका वेव नंबर, इसका वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग इक्वेशन। और रेडबर्ग इक्वेशन को बोहर ने फर्दर यूज किया अपना ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है इसके स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, वेव नंबर को या वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। यहां पर जो आर है ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। और रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए 1.097 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 7 इंटू मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स होगा तो वेव नंबर या वेवलेंथ इसके लिए आप लोग कर सकते हो। ये रेडबर्ग की जो यूनिट है, रेडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट है। अब आप लोग इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से आ रहे हो, और अगर आप लोग किसी भी हायर शेल यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 1 पुट करो और n1 1 पुट करो तो यहां से आप लोग के पास उसकी वेव नंबर या वेवलेंथ या एनर्जी की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसको पढ़ने वाला बंदा यही रेडबर्ग की इक्वेशन को, बोर के पास्टुलेट को यूज करते हुए बंदा जिसका नाम है लेमन, 1895 पे या 1885 पे इसके अंदर इसने ये पहले जो स्पेक्ट्रल लाइन है इसको डिस्कस कर लिया। सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये लाइन देखो, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, एक लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। अब जो पहले स्पेक्ट्रल सीरीज डिस्कस किया उस बंदे का नाम है लेमन। क्या चीज है, लेमन है या लाइमन है। लेमन तो लीमू को बोलेगा, लेकिन लाइमन है तो लाइमन ज्यादा अच्छा है, लाइमन है। और 1885 या 86 के अंदर इसने इस सीरीज को डिस्कस किया। इसने कहा इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर शेल से पहले शेल के अंदर आते हैं, इसकी जब इसने वेव नंबर या वेवलेंथ कैलकुलेट की तो वो जिस रीजन के अंदर आ रही थी उस रीजन का नाम था यूवी। यानी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं तो यहां से ये रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, और इन रेडिएशन को जब ये स्पेक्ट्रल, ये जो स्पेक्ट्रम है इससे पास आउट करते हैं तो ये जिस रेंज ऑफ रेडिएशन के अंदर आ रहा था वो था यूवी के अंदर।
यूवी के अंदर आएगा, मतलब ये इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, और वेवलेंथ इसका क्या है, वेवलेंथ इसका कम है। तो इसको पढ़ने वाला बंदा है वो लेमन। लेमन आपको ये कह रहे हैं कि जब कभी भी किसी भी हायर शेल से इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर आएगा, हाइड्रोजन के केस में, उस दौरान जब उससे स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी, उसको स्पेक्ट्रम से गुजारोगे तो वो यूवी के अंदर आ रहा था, और इसको हम बोलते हैं लेमन सीरीज। अब दूसरा जो सीरीज है उसको पढ़ने के लिए दूसरा बंदा है, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू को पुट करता है। और एक दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो यूवी है इसका भी मुख्तलिफ तरह की एनर्जीज पर हो सकती है। इलेक्ट्रॉन अगर पहले से आएगा, दूसरे से आएगा, चलो मैं ये बालमर वाले में आप लोग को विजिबल है, तो विजिबल के साथ हमारा लेना देना थोड़ा ज्यादा होते हैं ना, इसलिए मैं लेमन को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा दूंगा। देखो, इसके बाद एक दूसरा बंदा आया जिसका नाम था बालमर। बालमर ये, और एक आखिर में मैं आप लोगों की इक्वेशन भी बताऊंगा कि आप लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइन को कैलकुलेट कैसे करना है। हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रॉन 5 से दूसरे में आ रहे हैं, 5 से पहले में आ रहे हैं, जिधर भी आ रहे हैं, तो बताओ ये कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। इसके लिए भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा एमसीक्यूज के लिए। दूसरा है बालमर सीरीज। बालमर सीरीज, बालमर क्या कर रहे हैं, ये जो रेडबर्ग वाली इक्वेशन इसको यूज करता है, और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब दूसरे शेल के अंदर आ रहे हैं, किसी भी हायर शेल से, किसी भी हायर शेल से किधर आ रहे हैं, N2 में आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं, N2 में आ रहे हैं। लाजमी है कि N2 हो गए, N3 नहीं। किसी भी हायर शेल से N2 में आ रहे हैं, तो उस दौरान जब उसने उसकी जो वेव नंबर है उसको कैलकुलेट किया तो वो आ रहा था विजिबल रीजन के अंदर। इसको जब उसने किससे गुजारा, स्पेक्ट्रम से गुजारा, इस रेडिएशन को, या इस रेडिएशन को अगर आप लोग, ये एक्सपेरिमेंटल भी ऐसा हुआ है, और अगर आप लोग मैथमेटिकली बोहर का जो मॉडल है वो तो मैथमेटिकली ना, मैथमेटिकली भी इन रेडिएशन के अगर आप वेव नंबर को कैलकुलेट करोगे तो वो विजिबल के अंदर ही फॉल करेगा। ठीक, तो इसको जब ये स्पेक्ट्रम से गुजारेगा, स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारेगा, तो ये रेडिएशन आ रही थी विजिबल रीजन के अंदर, ये विजिबल के अंदर आ रही है। और विजिबल मैंने बता दिया, विजिबल के जो है ना वो 7 डिफरेंट कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। साथ में आपको एक और मजीद बातें बताते चलो, अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल और दूसरे शेल के दरमियान अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पर जो है ना आप लोग के पास एनर्जी का गैप बहुत कम है, एनर्जी कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा तो एनर्जी गैप बहुत कम है, इसकी जो एनर्जी होगी और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगा, और वेवलेंथ ज्यादा होगा। मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा, ये रेड के अंदर फॉल करेगा ना। इस चीज को जरा सा देखना है कि ये रेड के अंदर करेगा या किसके अंदर करेगा, इसको भी साथ में थोड़ा सा देख लो, मैं कोई गड़बड़ ना कर सकूं। अगर ये पहले से आ रहा है तो ये विजिबल में 400 है, और 400 यहाँ वेवलेंथ इसकी क्या है, वेवलेंथ इसकी कम है। वेवलेंथ कम है मतलब है ये यहाँ वायलेट के अंदर आएगा। और सिमिलरली जितना ऊपर से आएगा तो ऊपर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, एनर्जी ज्यादा होगी तो आप लोग के पास क्या होगा, एनर्जी गैप, वेवलेंथ आप लोग के पास शॉर्ट कर जाएगा। तो इस तरह ऊपर और नीचे की तरफ ये फॉल डाउन करेंगे। इसको देखने कि रेड कब बनेगा, ऑरेंज कब बनेगा, येलो कब बनेगा, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इन चीजों को। तो इसको जब इसने स्टडी किया तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन थी ये किसके अंदर फॉल डाउन कर रही थी, ये आप लोग के पास विजिबल के अंदर आ रही थी। विजिबल जो रीजन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वहां पर ये फॉल डाउन कर रही थी। अब इसी तरह दूसरे बंदे का नाम है बालमर। तीसरा जो बंदा है उसका नाम है पास्चन, PASCHEN, पास्चन सीरीज। लेमन, बालमर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज, ये ना लेमन, बालमर, लेमन, बालमर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। हाँ, तो जब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी भी हायर शेल से अगर आप लोग के पास आ रही है तीसरे शेल के अंदर, किसी भी हायर शेल से किधर आ रही है, तीसरे शेल के अंदर आ रही है, किसी भी हायर शेल से तीसरे के अंदर आ रही है, तो इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी वो आप लोग के पास IR में बनेगी। और IR को भी उसने मजीद डिवाइड कर लिया 3 रेंज के अंदर, एक नियर IR, एक मिड IR और एक फार IR। अब ये जो रेडिएशन है ना, ये रेडिएशन जो किसी भी हायर शेल से तीसरे शेल के अंदर आ रही थी तो ये फॉल कर रही थी नियर IR के अंदर, और इसको जिस बंदे ने नाम दिया उसका नाम था पास्चन सीरीज। अब इसी तरह अगर ये किसी भी हायर शेल से चौथे के अंदर आ रही है, किसी भी हायर शेल से चौथे के अंदर आ रही है, तो इसको इसने नाम दिया किसका, मिड IR का। और किसी भी हायर शेल से पांचवे के अंदर आ रही है
तो इसको इसने नाम दे दिया किसका, फार आई आर का। इसके बाद सातवें से छठे के अंदर भी आ सकती है, इसको हम बोलते हैं फोरियर सीरीज। अब ये जो है ना तीसरे के अंदर आ रही है पार्शियल और चौथे के अंदर आ रही है, तो उस बंदे का नाम है पी फंड भी आप लोग बोल सकते हो या फंड भी बोल सकते हो, या जो भी नाम है, फंड सीरीज आ रही थी। ये किधर है, ये नियर आई आर है, नियर आई आर। और ये जो है ना ये वाला, ये है मिड आई आर। और आखिर में जो रह गई ना, जिसको हम बोलते लेमन बालम पाचन ब्रेकड, और आखिर में क्या है, लेमन बालमर पाचन ब्रेकड। ये ब्रेकड है, कौन है, ब्रेकड है, ब्रेकड सीरीज। और इसी तरह अगर पांचवी सीरीज आप लोग देखो, ये 5 सीरीज है स्पेक्ट्रल लाइन की, इसको हम बोलते हैं पी फंड सीरीज या फंड सीरीज। और फंड सीरीज कहाँ पर लाई कर रही है, फंड सीरीज जो है ना ये मिड आई आर, ये फार आई आर के अंदर लाई करती है। तो यहां से आप लोग के पास जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो बन जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इस स्पेक्ट्रम के कैलकुलेशन में, ये तो आप लोग देख सकते हो कि इधर आए इधर आए, एनर्जी कैलकुलेट कर ली तो ये लेमन बालमर पाचन ब्रेकट बने। अब आपसे कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है वो चौथे शेल से आ रहा है, कौन से शेल के अंदर, दूसरे शेल के अंदर आ रहे हैं, चौथे से आ रहे हैं दूसरे, तो बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल सीरीज के नहीं पूछ रहा है कि कौन सी सीरीज बनेगी, आपसे बोलेगा कि ये जितनी लाइन है ये लाइन कितनी बनेगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो 4 है ना, 4 जो ऊपर वाले 4 से आप लोग क्या करो, 2 को माइनस करो, 2 को माइनस करोगे तो आंसर 2 आएगा। अब 2 से नीचे की तरफ जाओ 0 तक, तो 2 + 1, 0 की तो जरूरत नहीं, तो आप लोग के पास जो स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी वो 3 बन जाएगी। ये कैलकुलेशन का तरीका है। अब अगर आप लोग ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखोगे तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में टोटल कितनी लाइन बन रही है, आपके ख्याल से कितनी बन रही है या कितनी पॉसिबिलिटी है, तो यहां 7 शेल है टोटल, और उससे पहले शेल के अंदर आ सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आप लोग के पास ये हो सकती है कि 7 से इलेक्ट्रॉन जो है ना, 7 से वो किधर आ सकते हैं, 7 से इलेक्ट्रॉन 1 के अंदर आ सकते हैं। तो 7 से 1 निकालोगे आंसर विल बी 6। और इसके लिए दूसरा फार्मूला n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वो भी है लेकिन ये एक शॉर्टकट है। अब 7 से 6 है, अब 6 से नीचे जाओ 1 तक, सब कुछ जमा करो, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 3 3 3 6 6 और 5 10 10 15 15 और 6 21। ये जो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन है ना हाइड्रोजन के केस में, वो कितनी है, वो है 21। अब 21 है या नहीं, तो आप लोग इसको गिन भी सकते हो, मैं यहां से आप लोग को गिन के भी बता सकता हूं कि टोटल 21 है या नहीं। यहां तक यहां जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो 17 है, 21 बनने चाहिए और यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, देखते क्या गड़बड़ है। ये यहाँ पहले से छठा 6 आ गए, बिल्कुल 6 है, दूसरे में 5 है, बिल्कुल 5 है, तीसरे में 4 है और तीसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, अच्छा तीसरा हमने बनाया नहीं, तीसरा तो ये वाला है। तो इसको अगर आप लोग देखते हो यहाँ पर, अभी देखो 1 और 2 3 4, तो यहां से अगर आप लोग देखते हो 4 और 17 को ऐड करते हो तो हाइड्रोजन के केस में 21 स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। और ये इस फार्मूले से मैंने आप लोग को बता दिया, वहां पर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको लेते हुए हम किसी भी स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन और बाकी चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।